दोस्तों, हम सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, रेल हो या बस हो। लेकिन कभी कभी यही सफर हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। ऐसा ही कुछ होता है लखनऊ को रहने वाले श्याम के साथ में। जब वो लखनऊ से कोटा के लिए सफर कर रहा होता है, उसी दौरान ट्रेन के अंदर उसे एक खूबसूरत दुकान मिलती है, जिसके बाद श्याम का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लखनऊ का रहने वाला श्याम एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। वहां पर कंपनी उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पे कोटा के लिए भेजती है और बोलती है कि इस कोटा वाले प्रोजेक्ट को आपको हैंडल करना है। श्याम अपने सभी सामान लेके ट्रेन से कोटा के लिए चल देता है। श्याम को पहले दिल्ली पहुंचना था और दिल्ली से फिर उसे कोटा के लिए निकलना था। अपनी ट्रेन को पकड़ने के बाद वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से फिर वो दूसरी ट्रेन में सफर करना होता है उसको, और वहां से फिर कोटा के लिए वो चल देता है। अभी वो ट्रेन दिल्ली स्टेशन से कुछ दूर ही चली थी, अचानक ट्रेन के अंदर कुछ भिखारी भीख मांगने के लिए चढ़ जाते हैं, जिसमें से एक वो खूबसूरत लड़की भी होती है। वो सभी कोच में सभी लोगों से भीख मांग रही होती है। अचानक श्याम की निगाह उस खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो थोड़ी देर को सन्न रह जाता है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी गरीबी में उसका जो सुंदरता थी वो छिपी हुई थी। वो सबसे भीख मांगना शुरू करती है, सबके आगे हाथ फैलाती हुई जाती है और ऐसे ही करते हुए वो श्याम के पास भी पहुंचती है। श्याम काफी देर से उसे टकटकी लगाए हुए देख रहा था और ये नोटिस उस गरीब भिखारन ने कर लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये उसके लिए बहुत आम था। अक्सर लड़के इस तरह की हरकतें करते थे। वो श्याम से कुछ भीख मांगने के लिए कहती है। श्याम अपनी ऊपर की जेब में हाथ डालता है और उसकी जेब में 200 रुपये होते हैं। वो लेता है और सीधे उसके हाथ में रख देता है। कुछ देर को वो भिखारन उसके चेहरे को देखने लगती है, क्योंकि कोई शायद ही ऐसा इंसान होता है जो 100-200 रुपए दे, वरना 5 या 10 रुपए से ऊपर कोई नहीं देता। वो उसके पैसे लेती है और उसको कुछ धन्यवाद देके आगे की तरफ को बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी श्याम लगातार उस लड़की के तरफ देखे जा रहा था और लड़की को भी यह आभास हो चुका था कि ये लड़का मुझे लगातार घूर रहा है और मुझे देख रहा है। लेकिन लड़की कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपना भीख मांगना जारी कर सकती है। ऐसे करते हुए वो काफी आगे निकल जाती है। लेकिन तभी श्याम उठता है और वो भागा भागा उस लड़की की तरफ को जाता है और वो देखता है कि लड़की अब दूसरे कोच में पहुंच चुकी है, जहां पर वो भीख मांग रही है। श्याम भी उस कोच में पहुंच जाता है। लड़की उसे फिर से नोटिस कर लेती है कि वो लड़का एक बार फिर से उस ट्रेन में मेरे पीछे आ चुका है। लड़की उसे अवॉइड करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उसे भीख मांगना है और एक डब्बे से दूसरे डब्बे में उसे होके ही जाना पड़ेगा। श्याम उसका ध्यान खींचने के लिए सोचता है कि क्या करूं। वो कुछ करता है कि मैं इस जगह से लेकर दूसरी साइड में पहुंच जाता हूं, जहां से वो आगे बढ़ते हुए उस कोच में दूसरे में पहुंचेगी, तो उससे पहले ही मैं उस गेट पर पहुंच जाता हूं। श्याम उस लड़की को पार करता है और दूसरी साइड डब्बे के पहुंच जाता है। ये लड़की देख नहीं पाती कि श्याम उसे क्रॉस करके दूसरी साइड जा चुका है। अब लड़की फिर से भीख मांगते हुए दूसरे कोच की तरफ को पहुंच जाती है। श्याम अपनी पीठ मोड़ के चुपचाप खड़ा हुआ था। लड़की एक बार फिर से उससे भीख मांगने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही श्याम घूमता है, लड़की थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वो अब उसके सामने खड़ा हुआ है। श्याम कुछ नहीं बोलता और अपनी जेब में हाथ डालता है। उस टाइम उसकी जेब में लगभग 5000 के करीब कुछ रुपये होते हैं। वो निकालता है और उस लड़की के हाथ में रख देता है। लड़की के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या उसे धन्यवाद दे या उसने इतने पैसे उसे आखिर क्यों दिए हैं, क्योंकि अक्सर कोई भी अपने किसी को भी पैसे नहीं देता है और उसने एक भिखारी को 5000 रुपये हाथ में रख दिए। लड़की उस पैसों को मुट्ठी बंद कर लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है और श्याम भी उसे बस लगातार देख ही रहा था और लड़की के समझ में नहीं आता कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे देखना बंद कर दे। लड़की थोड़ा शर्माती है और देखते ही एक स्टेशन आता है और उसके बाद वो लड़की वहां से उतर जाती है। श्याम अभी भी लगातार उसे देख ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब श्याम उसके पीछे उतरना चाहता है, लेकिन तभी ट्रेन चलने लगती है और श्याम उतर भी नहीं सकता क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट पे कोटा जाना है। अब वो काफी दूर तक ट्रेन में खिड़की से बाहर की तरफ को देखता रहता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। जिसके बाद राहुल अपने वापस कोच में आके बैठ जाता है, अपने प्रोजेक्ट पे कोटा पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है।
लेकिन रात में सोते में वो बेचैनी महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की अभी भी उसके आसपास है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, दिन तो गुजर जाता था लेकिन रात उसकी नहीं गुजरती थी। वो हमेशा बेचैन रहता था। उसे सपने में भी अब वो लड़की दिखाई देने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मानो वो लड़की उसे बुला रही हो अपनी तरह। राहुल की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं भूल पाता। ये सब उसका साथ में रहने वाला एक रूममेट नोट कर लेता है। वो उससे इसकी वजह पूछना चाहता है कि तुम इतने बेचैन और परेशान क्यों रहते हो, आखिर क्या बात है। अपने रास्ते से आ रहा था, मतलब वो पूरी डिटेल बताता है कि कैसे ट्रेन में चढ़ा था, कैसे मिला, और उस लड़की को देखने के बाद वो उसके दिल हार बैठा और वो उससे मिलना चाहता है। और उससे ऐसा लगता है कि वो लड़की उसको बुला रही है और वो हर वक्त अब उसकी यादों में डूबा रह रहा था। उसका दोस्त बहुत समझदार था। वो पहले तो उसे समझाता है कि इस चीज़ों को ख्याल से निकाल दे, अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा फोकस करो। लेकिन जब उसे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, वो सच में उससे दिल हार बैठा है, तो वो उसे एक सजेस्ट करता है कि तुम जाके वापस उससे मिलो। लेकिन वापस कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इनका कोई अता पता तो था नहीं कि कब क्या हो सके। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि आप उससे जब मिले थे तो वो कौन सा स्टेशन था। जिसके बाद वो बताता है कि वो शायद नई दिल्ली या गाजियाबाद आसपास में कोई स्टेशन होगा। उसके नई दिल्ली के आसपास का स्टेशन कुछ पता है। तो उसके बाद में वो कहता है कि तुम बिना देर के उस स्टेशन, दिल्ली स्टेशन पहुंचो और वो ज़रूर आपको वहां पर मिल जाएगी और फिर जो भी तुम्हें बात करनी है वो बात तुम कर सकते हो। इसके बाद श्याम बिना देरी किए चल देता है और वहां पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने के बाद में वो लड़की को चारों तरफ देखता है, लेकिन लड़की नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो सोचता है कि शायद अगर ये नहीं तो एक गाजियाबाद स्टेशन और पड़ता है, वो हो सकता है वहां पर उतरी थी या वहां से चढ़ती हो। मैं इस स्टेशन तक और देखूंगा। वो वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार किस्मत से जैसे भी ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पहुंचती है, वो लड़की एक बार फिर से उस ट्रेन में चढ़ जाती है। ये देख के श्याम के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है कि आखिर वो लड़की एक बार फिर मुझे देखने को मिल गई। वो लड़की रोज की तरह सभी लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। श्याम फिर से अपनी पीठ मोड़ के खड़ा हो जाता है। लड़की भीख मांगते हुए श्याम के पास में पहुंचती है। वो श्याम से भी भीख मांगने के लिए कहती है। श्याम जब मुड़ता है तो लड़की उसे एक बार में पहचान जाती है कि ये वही लड़का था जिसने उसे 5,000 रुपए दिए थे। इसलिए उसे भूलना शायद उस लड़की के बस की भी बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो श्याम फिर से कुछ पैसे निकालता है और उसके हाथ में दे देता है। लड़की भी अब लगातार श्याम के चेहरे को देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ श्याम भी लगातार अब उस लड़की के चेहरे की तरफ देख रहा था। दोनों चुप थे और ट्रेन चल रही थी। तभी लड़की अपनी मुट्ठी फिर से एक बार भेजती है उन पैसों को लेके और एक स्टेशन आता है और जल्दी से वहां पर उतर जाती है। श्याम उसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की नहीं रुकती और ना ही वो पीछे मुड़ के देखती है। लेकिन श्याम क्योंकि अब फैसला कर चुका था कि वो इससे बात करेगा, इसलिए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। वो ये जानना चाहता है कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। उसके बाद वो आगे की बात करना चाहता था। पीछा करते हुए वो लड़की वहां से स्टेशन से उतरती है और पास में ही एक गांव की तरफ को चल देती है। वहां पहुंचने के बाद में एक जंगल सा थोड़ा सा आता है जहां पे कुछ झोंपड़ियां बनी हुई थी और उन्हीं झोंपड़ी में से एक के अंदर वो लड़की चली जाती है। ये श्याम देख लेता है और उसके बाद श्याम फिर से वहां पे खड़ा होकर इंतजार करता है कि शायद वो लड़की वापस आएगी। इसके बाद लड़की घर जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ से मिलती है और माँ को एक बार फिर से वो किस्सा सारा बताती है कि माँ, अभी कुछ टाइम पहले जो मुझे एक ट्रेन में लड़का मिला था जिसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो एक बार आज फिर मुझे मिला था। इस बार वो मुझसे बात करना चाहता था और वो मेरे पीछे पीछे भी आ रहा था, लेकिन मैंने उससे बच के किसी तरह से आ गई। जिस पर माँ बोलती है कि बेटा, तुम देखने में निहायत खूबसूरत हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लड़के अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं। तुम थोड़ा उनके बच के रहो और उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन लड़की को लगता था कि शायद ये लड़का गलत नहीं है, लेकिन वो माँ की दी हुई सलाह को मान लेती है। इसके बाद वो अपने पिताजी को लेकर बाहर की तरफ को आ रही थी। वहीं श्याम बाहर की तरफ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था, तो देखता है कि उसके पिताजी हैंडीकैप है, जिसको वो एक कुर्सी के सहारे खींचते हुए आगे लेके जा रही है। ये देख के
श्याम को काफ़ी बुरा सा लगता है और कुछ वो बोलता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ वो माँ को भी देखता है। माँ भी काफ़ी गरीब हालत उसके देख के ही पता चल रही थी और आखिर भीख मांगने वाला कैसे होंगे। इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि पास में ही हमारे जो जानवर बंधे हुए हैं भैंसे, उनको कुछ चारा डालकर आ जाओ। अब वो लड़की उन चारे को लेकर उस भैंस को देने के लिए चली जाती है, क्योंकि श्याम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं अभी जाके इससे बात कर लूँ, लेकिन वहाँ देखता है काफ़ी चहल पहल है, इसलिए वो सोचता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। जैसे ही लोग हटते हैं सीधा श्याम उस जगह पर पहुँच जाता है। लड़की को अचानक आभास होता है कि उसके आसपास में कोई है जो उसे देख रहा है। लड़की आसपास देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता और लड़की लगातार अपने भैंस के जो भी काम होते हैं वो जारी रखती है और इसके बाद दूध वगैरह इसके बाद लड़की दूध निकाल रही होती है। तभी लड़की की निगाह पास में ही बनी हुई एक पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे उसे कुछ परछाई दिखाई देती है। शक होने पर वो लड़की उस दिशा में चल देती है और वहां जाके जैसे भी वो देखती है उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। इससे पहले कि वो ज्यादा जोर से चीखे या कुछ और बोले, श्याम जोर से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बोलता है कि आप चीखो मत, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। लड़की उसके बाद चुप हो जाती है। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ट्रेन में मिला हुआ इंसान, लड़का, वो मेरे घर तक आ सकता है। लड़की उससे आने की वजह पूछती है कि तुम यहाँ पे आखिर क्यों आए, जिसके बाद लड़का बिना देर किए कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछने के लिए आया हूँ। लड़की अपना नाम बता देती है। उसका नाम होता है संगीता। ये सुनने के बाद श्याम बहुत खुश होता है कि आपका नाम बहुत अच्छा है। फिर वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम सिर्फ नाम पूछने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके बाद श्याम बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो और मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। लड़की को उसकी बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सच बोल रहा है। लेकिन लड़की उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर होगे तो आसपास में कोई देख लेगा, आप चले जाओ और वरना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन श्याम बोलता है कि मैं तभी जाऊँगा जब तुम भी मुझे पसंद करने लगोगे। लड़की के समझाने के बाद भी जब श्याम नहीं जाता तो वो बोलती है कि एक काम करो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगी, तुम यहीं पास में कोई एक कुटिया सी बनी हुई है जहाँ पे कोई आता नहीं है, आप वहाँ पर, हम लोग अपना भूस या दूसरे जानवरों के चारा वगैरह रखते हैं, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। इसके बाद लड़की चली जाती है और जाने के बाद में माँ से कुछ नहीं बोलती और खाना ढूंढने लगती है। जिसके बाद माँ पूछती है कि खाना का क्या करोगे, खाना ये रखा हुआ था। संगीता बोलती है कि नहीं, मुझे अच्छा खाना चाहिए और उसके बाद वो खुद अपने हाथों से कुछ रोटी और सब्जी बनाती है और शाम होते ही जैसे भी देखती है कि सूरज ढल चुका है, वो खाना लेकर उस लड़की के पास में जाती है और उसे खाना देती है। ये देख के श्याम बहुत खुश होता है और उसका दिया हुआ खाना लेके सबसे पहले रोटी तोड़ के संगीता के मुंह पर रख देता है। ये मोमेंट, जो क्षण होता है, ये संगीता को दिल को छू जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं। श्याम हमेशा शाम होते के साथ ही वहां आ जाता था। ये बात लगातार उसकी मां नोटिस कर रही थी कि जो हमारी बेटी है रोज अच्छा अच्छा खाना बनाती है और फिर खाने को पैक अपने बर्तन में जो भी पैक करती है और फिर जहां पर उनके जानवर बंधे हुए वहां की तरफ को चली जाती है। ये जानवरों के लिए तो खाना हो नहीं सकता, तो जरूर कोई बात है। बस यही सोचते हुए वो एक बार फिर से उसकी माँ सोचती है कि आज मैं जान के रहूंगी कि ऐसा क्या है। इसके बाद वो संगीता फिर से खाना बनाती है और वहां से चल देती है। पीछे पीछे उसकी माँ भी पहुंच जाती है। माँ पहुंचने के बाद देखती है कि श्याम, जो लड़का था, वो और उसकी बेटी संगीता दोनों एक चारपाई पे बैठे हुए हैं। उनके बीच में खाना रखा हुआ है और एक दूसरे को वो खिला रहे हैं और एक दूसरे को लगातार प्यार भरी निगाहों से देखा है। ये देखने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं। श्याम भी उनसे कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन संगीता, क्योंकि वो उसकी माँ थी और पहले से भी वो इसके बारे में कई बार बात कर चुकी थी, इसलिए थोड़ी हिम्मत करके बताती है कि ये श्याम है और ये मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है।
उसकी माँ श्याम से पूछती है। श्याम कहता है कि जी हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक वेल सेटल, मेरे पे जॉब है, घर है, सब कुछ है और मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन मुझे इससे प्यार है और इससे शादी करना चाहता हूँ और अगर आप कहें तो मैं आज ही इससे शादी कर लूँगा। ये सुनने के बाद माँ कहती है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इतना अच्छा रिश्ता जिससे उसकी शादी हो जाए। माँ बिना देर किए कहती है कि कल मैं आप लोगों की मंदिर में शादी करवा दूँगी। अगले दिन दोनों आते हैं और उनके पिताजी भी होते हैं और दोनों माता पिता अपनी लड़की की श्याम से शादी कर देते हैं और उसके बाद श्याम अपनी वाइफ को यानी संगीता को लेके कोटा की तरफ को चला जाता है और वहीं पर एक रूम लेके रहने लगता है। ऐसे ही दिन 2, 4, 6 गुजरने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कोई इनके माता पिता को यानी श्याम के माता पिता को खबर देता है कि श्याम वहां जॉब के लिए नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ लिव इन में रहने के लिए गया है, यानी उसके साथ बिना शादी के किसी लड़की के साथ रह रहा। ये सुनने के बाद उनके माँ बापों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका बेटा उनको बिन बताए किसी पराई लड़की के साथ रह रहा है, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। वो पिताजी उसको फोन मिलाते हैं और उससे इस चीज की शिकायत करते हैं, जिस पर लड़का बोलता है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इससे कोई लिव इन वगैरह रिश्ता नहीं है, कोई मेरा नाजायज रिश्ता नहीं है, मैंने इससे शादी की है और इसे मैं अपनी धर्मपत्नी बना चुका हूं और ये मेरी धर्मपत्नी की तरह मेरे साथ रहती है। जिसके बाद माता पिता कहते हैं कि अच्छा ये बात है तो हम उस लड़की की फोटो देखना चाहते हैं। लड़की की फोटो, क्योंकि लड़की एक गरीब हालत में रहती थी, अब श्याम के साथ रहती थी, श्याम ने उसका रहन सहन पहनावा पूरी तरीके से बदल दिया था, जिसके बाद में उसका असली रूप निखर के आ चुका था। सभी लोग, उसके दोस्त हों या कोई भी हो, हर एक उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। माँ बाप ने भी जब उसकी बहू की फोटो देखी, उनको भी बहुत पसंद आई और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, हमें तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी, हमें विश्वास नहीं कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि तुम बिना देर किए इस लड़की को लखनऊ लेकर आओ और हम अपने रीति रिवाज से समाज के सामने तुम्हारी शादी को संपन्न कर देना चाहते हैं। और उसके बाद में श्याम अपनी वाइफ यानी संगीता को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। संगीता पहली बार अपनी ससुराल जाती है यानी, और वहां पे उसका बहुत आदर सत्कार होता है। जिसके बाद उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा ये तो बताओ कि इनकी लड़की के माता पिता कहाँ हैं और वो कौन है, और उसके बारे में तो आपने मैं कोई जानकारी नहीं दी। जिसके बाद श्याम बोलता है कि डैडी, पिताजी, बात दरअसल ऐसी है कि इसके पिताजी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और वो ये चाहते थे कि इसकी शादी कहीं अपनों में हो और इसलिए वो नाराज हैं और जिस दिन वो मान जाएंगे मैं आपसे उनको मिलवा दूंगा। पिताजी भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर उन दोनों की शादियों के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। समाज के सामने उनकी शादी होती है और इसके बाद फिर वो लड़की घर पर रहने लगती है। लेकिन श्याम जानता था कि कुछ दिन के बाद फिर से एक बार पिताजी इस लड़की के परिवार के बारे में पूछना जरूर चाहेंगे, इसलिए वो लड़की से बोलता है यानी संगीता से, अपनी वाइफ से, कि तुम मेरे माता पिता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वो कहें कि तुम्हारे माता पिता से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे मिल गए, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। जिसके बाद संगीता भी वैसा ही करती है और उनके माता पिता की बेइंतहा बहुत ज्यादा सेवा करती है। माता पिता उसके बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि ना सिर्फ तुम इतनी सुंदर हो बल्कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी व्यवहार भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, हम तुम्हें पाके बहुत ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद श्याम समझ चुका था कि अब शायद उनको कुछ भी बता दो, उनको सच्चाई में बता दूं तो वो बुरा नहीं मानेंगे। जिसके बाद बिना देर किए श्याम उनको सारी सच्चाई बता देता। कहने को उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता जरूर है, लेकिन उसके बाद माता पिता ये सोच के चुप हो जाते हैं कि शायद अगर हम किसी बड़े घर की, अमीर घर की लड़की करते तो ना तो वो हमारी इतनी सेवा करती, ना ही हमारे बेटे को इतना खुश रखती और ना ही इस घर में इतनी खुशियां आती जितनी खुशियां इसके आने के बाद हुई हैं। सिर्फ एक परिवार की वजह से हम ये रिश्ता खराब नहीं कर सकते और वो भी खुशी खुशी उन सबको अपना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।